हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। चय 51 श्री और वेद की करीबी। अब तक श्री वेद को आपने मिशन लेके आती है। अब आगे श्री वेद के उसके पास बैठ वेद के पीठ के पीछे तकिया लगा रही थी ताकि वह आराम से बैठ सके, पर ये सब करते हुए वे वेद के बेहद करीब बैठी थी। वही श्री को अपने पास बैठ देख वेद ने श्री के कमर पर अपने हाथ रखकर उसको और करीब कर लिया। अब वेद और श्री के फेस के बीच 2 इंच का फासला बच था और दोनों को एक दूसरे की सांसें एक दूसरे के अपने फेस पर महसूस कर रहे थे। तो वही वेद को खुद के इतने करीब देख के श्री की तो मानो सांसें ही रुक गई और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। और वही श्री की आंखों को बंद और इतने करीब देख के वेद को बहाने के लिए काफी थी। वेद ने अपने बीच के उस फासले को मिटाते हुए श्री के होठों को अपने होठों ने कैद कर लिया और धीरे धीरे श्री के होठों को चुना शुरू कर दिया। और श्री जो कि वेद के इतने करीब देख के आपने आंखों को बंद करके उसको महसूस कर रही थी, जब उसको अपने होठों पर वेद के होठ महसूस हुआ तो वे अपनी जगह जम गई। वही वेद जो कि श्री के होठों को शिद्दत से चुम रहा था, जब उसने श्री को किस ने साथ देते नहीं देखो उसने श्री की होठों पर बाइट कर लिया, जिससे कि श्री जो कि उसके किस करने से अपने होश ने नहीं था वे अपने होश ने आ गई और उसने अपने आंखों को खोल के देखी। उसकी आंखें वेद से मिली जो उसको किस करते हुए उसको ही देख रहा था। वेद से आंखें मिलते ही श्री समझ गई कि वेद क्या चाहता है, तो उसने वेद की आंखों ने देख के अपनी हाथों को वेद के गले के लिपट कर अपने और करीब कर लिया, उसकी किस में साथ देने लगी और अपनी आंखों को फिर से बंद कर लिया। और वही श्री का साथ पाके वेद खुश हो गया और शिद्दत के साथ उसको चूमने लगा और अपनी आंखों को बंद करके उसको महसूस करने लगा। वेद और श्री एक दूसरे को बिल्कुल खो गए थे। आज दोनों की सालों और जन्मों की तड़प को एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। आज दो प्यार करने वालों को एक दूसरे का साथ कितनी दर्द तकलीफ के बाद मिला था, इस किस्से एक दूसरे की तड़प को बता रहे थे। वेद ने श्री को किस करते हुए उसको बेड पर लेटा दिया था। अब वेद श्री के ऊपर लेट के उसको बेहद ही बेताबी से चूम रहा था, जैसे अगर उसने श्री को छोड़ दिया तो श्री उसको छोड़ के कहीं चली जाएगी। तो वही श्री ने वेद को ऐसे कई करते महसूस किया कि वेद के किसने एक बेचैनी महसूस किया, तो उसको शांत करने के लिए उसने वेद के बालों ने अपने हाथ को घुमाने लगी ताकि वेद की बेचैनी खत्म हो जाए। वही वेद ने जब श्री के हाथों को अपने बालों ने महसूस हुआ तो उसकी बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगी और वे श्री को धीरे और प्यार से किस करने लगा। लगभग 20-30 मिनट के जब श्री की सांसें फूलने लगी तो वेद ने धीरे से श्री के होठों को आजाद कर दिया, पर उससे दूर नहीं हुआ और वही श्री का फेस इस एक किस से पूरा लाल हो गया था। श्री गहरी गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी आंखों को खोल के वेद को देख तो पाया कि वेद उसको बड़े ही प्यार से देख रहा था। तो श्री ने अपनी पलकें झुका लिया और उसके लाल गाल और भी लाल हो गया। वही श्री को ऐसे देख के वेद के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने श्री के कान से अपने कान को रब करते हुए अपनी मैग्नेटिक आवाज ने बोला, चेरी अगर आप ऐसे करगी तो हमरा खुद पर से कंट्रोल छूट जाएगा और हम अभी ये नहीं चाहते कि हम हमारी सुहागरा बहुत स्पेशल बनाना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसे करेगी तो हम सब भूल के हम अभी आपको अपना बना लगे, पर हम आपको अपना बनाने के लिए उस पल को उस दिन को बहुत खास बनाना चाहते हैं। तो ऐसे हमें ना बहकाए जिससे अपने को कंट्रोल ना कर पाए। ये बोल के श्री को प्यार से देखने लगा। वही श्री तो बेचारी हैरान हो गई कि उसने क्या किया है। अरे वे तो उसके बैठने ने मदद कर रही थी, वे खुद उसको अपने करीब करने उसको किस करने लगे और अब कह रहे हैं कि वे उनको बहका रही है। ये सोचते हुए श्री वेद को बहुत बुरी तरह से गुरने लगी और वेद को खुद पर से धरा मर के अपने बगल ने गिरा दिया और एक तकिया उठा के उसके मारते हुए बोली, एक तो किस खुद करते हो और बोल रहे हैं हमने आपको बहका रहे हैं, ये बोल के मारने लगी। तो वही वेद खुद को बचाते हुए हंसते हुए बोला, अरे अरे क्या कर रही हो चेरी, मुझे चोट लगी है और तुम्हारे मारने से मेरे चोट पर लग जाएगी। और वही वेद की बात सुनकर श्री रुक गई और उसको घूरते हुए बोली, आपको तो मैं बाद में देखेगी, एक बार ठीक हो जाओ तब मैं आपकी सारी बातों का हिसाब लूंगी। और ये बोल के श्री बेड से उठ गई और कमरे के बाहर जाने लगी। तो वेद उसको रोकते हुए बोला, अरे कहाँ जा रही हो, मुझे ऐसे छोड़ के, अरे ऐसे थोड़ी नाराज होते हैं जान। ये बोल के श्री को देख के उसको छोड़ता हुए मुस्कुराने लगा। श्री जो कि वेद की बातों से पहले ही चिढ़ी हुई थी वे और चिढ़ गई और वेद को देख के जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, वो क्या है ना मिस्टर सूर्यवंशी, आपकी बकवास से तो हमारा पेट भरेगा नहीं तो खाना बनाना तो पड़ेगा है ना। ये बोल के वेद को गुरुदेव और अपने पैर पटकते हुए कमरे के बाहर चली गई। वही वेद को कि श्री के छेड़ मजे ले रहा था। श्री को ऐसे तुनक के जाने से उसकी हंसी छूट गई और वे जोर जोर से हंसने लगा। कबीर का वेदाशी को बचाना। अब तक श्री वेद को अपने मिशन लेके आती है और वेद उसको परेशान करता है। अब आगे
राजस्थान। शाम का समय। प्रतापगढ़ शॉपिंग मॉल के पार्किंग ने देवाशी जो शॉपिंग करने के लिए आई थी और शॉपिंग करके अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी कि अचानक दो तीन लड़के उसके सामने आ जाते हैं, जिसे देख के देवाशी डर जाती है और उनको इग्नोर करके उन लड़कों के बगल से जाने की कोशिश करती है, पर वे लड़के फिर से उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये देख के देवाशी और घबरा जाती है, पर फिर भी अपनी हिम्मत जुटा के बोली, कौन हो तुम लोग और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, जाने दो मुझे। ये बोल के फिर से जाने की कोशिश करने लगी कि उसने से एक लड़का आगे आके वेदाशी के सामने आ गया और उसको ऊपर से नीचे गंदे तरीके से देखते हुए अपने चिन पर हाथ फेर के बोला, अरे मैडम ऐसे कैसे जाने दे, अरे हमें तो तुमको देख के पहली नजर का प्यार हो गया और इसलिए तुमसे प्यार करने का मन कर रहा है। ये बोल के वेदाशी को छूने के लिए अपने हाथ देवाशी की तरफ बनाता है, जिसे देख के वेदाशी उसका हाथ को खुद से दूर झटक के गुस्से से बोली, मुझसे दूर रहो नहीं तो तुम सबके लिए ठीक नहीं होगा। तुम नहीं जानते कि मेरा भाई कौन है, मेरे भाई तुम सबकी सांसें तुम सबसे छिन लगा। वही वे तीनों लड़के देवाशी की बात सुन के हंसने लगे और वेदाशी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया और वही वेदाशी ने उन लड़कों को खुद के पास आते देखा तो वे और डर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवाशी उसने कदम पीछे लेने लगी और उन लड़कों से दूर रहने को बोल रही थी, पर वही उन लड़कों पर देवाशी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे उसके पास आ गए और एक ने देवाशी की दोनों बाजू से थाम के अपने पास कर लिया और बोला, अब कहाँ जाओगी, और यहाँ तो कोई भी तुमको बचाने भी नहीं आएगा। तो देवाशी ने अपनी नजर घुमा के देखा तो सच ने आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, जिसे देख उसका रोना और तेज हो गया और फिर खुद को बचाने के लिए उसने उस लड़कों को खुद से दूर झटक के और बिना देर किए आगे की तरफ भागी और वही उसको भागते देख के वे सब लड़के भी भागे। वही देवाशी कुछ दूर भागी होगी कि वे किसी से टकरा गई और वही वे शख्स भी जो कि अपने फोन से बात करते हुए आ रहा था, किसी लड़की को खुद से टकराने से वे लड़की गिरती कि उसके उस कमर से थाम कर उसको गिरने से बचा लिया और अब नजर ये था कि उस शख्स के सीने से लग के देवाशी खड़ी थी और उसने उस शख्स को जोर से अपने छोटे छोटे हाथ को उसकी कमर ने लपेट रहा था और उस शख्स से रोते हुए बोली, प्लीज हेल्प कीजिए, वे लड़के मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। वही देवाशी को इस तरह से लगे लगाने से वे शख्स चौंक गया और उसकी बात सुनकर उसकी नजर भी कुछ दूर से भाग के आते तीन लड़कों पर गया तो वे शख्स समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा था। उस शख्स ने देवाशी के सिर को सहलाते हुए बोला, शांत जो जाओ, कुछ नहीं होगा। तो वही देवाशी जो कि उस शख्स के गले लग के रो रही थी, उसने जब उस शख्स की आवाज सुन तो उसको ये आवाज जानी पहचानी लगी, तो उसने घिरे से अपना सिर उठा के अपनी भीगी आंखों से उस शख्स को देखा तो हैरान हो गई। वही वे शख्स भी देवाशी को देख के हैरान हो गया। वही देवाशी के मुंह से निकला, कबीर जी। तो जी हाँ, ये हमारे कबीर बाबू हैं जो किसी मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आए थे। वही देवाशी को देख के कबीर भी हैरान से बोला, देवाशी आप? वही कबीर को देख के देवाशी को और रोना आ गया और वे कबीर के गले लग के जोर जोर से रोते लगी। तो वही कबीर देवाशी को देख के पहले से हैरान था, अब उसको खुद को दोबारा लगे हैरान हो गया। पर देवाशी की रोने की आवाज सुनकर वे अपने होश में आ गया, पर उसको देवाशी का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। कबीर ने उसको अपनी बाहों ने भर के उसके सिर को प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, शांत हो जाओ देवाशी, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, शांत जाइए। वही जो लड़के देवाशी के पीछे आए थे कबीर को देख के वे अपनी जगह रुक गए और कबीर की तरफ देख के बोले, ये लड़की हमारी है, लड़की को हमें दो और निकलो यहाँ से, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो वही उन लड़कों की बात सुनकर कर देवाशी और डर गई और उसकी पकड़ कबीर पर कस गई। तो वही उस लड़कों की बात सुनकर के कबीर की आंखें गुस्से लाल हो गई और उसने उन लड़कों को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला, अगर हिम्मत है तो इस लड़की को हाथ लगा के दिखा। ये बोल कि उसने देवाशी को खुद से दूर किया और वही कबीर के दूर होने से देवाशी डर से कबीर के हाथ को मजबूती से थाम के अपना सिर नाने हिला दिया। तो वही कबीर ने देवाशी को देख के बोला, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना। वही लड़कों ने कबीर की बात सुनकर के उसने एक लड़के ने कहा, अब तो हम इस लड़की को लगे ही जाएंगे और इसके साथ मजे करन, और वे लड़का कबीर से लेने के लिए आगे आया। वही उस लड़के की बात सुन के कबीर का खून खौल गया। उसने उन लड़कों को एक जोर से उसके मुंह पर पंच किया और फिर क्या था, कबीर ने उस तीनों मार मार के अधमरा कर दिया और एक को लाते हुए बोला, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ बदतमीजी करने की, उसको छूने की कोशिश भी करने की, आज मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। वही देवाशी कबीर का उस लड़कों को बिना रुके मारते देख के उसने जल्दी से कबीर के पास आ गई और उसको रोकते हुए बोली, कबीर जी रुक जाइए वरना ये मर जाए। तो वही देवाशी के रोकने से कबीर के हाथ रुक गए और कबीर ने फिर खुद को शांत किया और उसकी तरफ देख के बोला, आप ठीक है ना, और आप यहाँ अकेले क्या कर रही है, आपके गार्ड कहाँ है? तो देवाशी अपनी नजर झुकाते हुए बोली, हम अकेले ही आए कि हमें लगा कि मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है, हम कौन है, तो गार्ड की जरूरत नहीं है, तो हम अपने गार्ड नहीं लाई थी। तो वही उसकी बात सुनकर कबीर उसको घूरते हुए बोला, आप पागल हैं जो बिना गार्ड के ऐसे ही आ गई, अगर मैं आज टाइम से नहीं आता तो आप सोच भी सकती है क्या हो सकता था। वही कबीर की बात सुनकर देवाशी ने अपना सिर झुका लिया।
तो कबीर ने एक गहरी सांस लेके बोला, ठीक है आज ये गलती कर दिया है पर अगली बार ध्यान रहे और चलिए मैं आपको छोड़ देता है। तो देवाशी ने चुपचाप अपना सिर हाने दिया और कबीर के साथ उसकी गाड़ी ने बैठ गई और वही कबीर अपनी गाड़ी को सूर्यवंशी महल के रास्ते पर ले लिया। 53 वेद की शादी की बात, गुस्सा और प्यार भरी बात। अब तक कबीर देवाशी को उन लड़कों से बचा लेता है। अब आगे सूर्यवंशी महल भी रघुवंशी महल से कम नहीं है। तो वही हॉल में सभी बैठे हुए थे कि राजजी वेद की माँ से बोले, बहू वेद कहाँ है, 2-3 दिन से दिख नहीं रहे हैं। तो वेद की माँ सावित्री जी बोली, पापा वेद किसी काम के सिलसिले में गया है, हमें उनको फोन किया था। को अमन ने हमसे कहा कि वेद किसी काम से राजस्थान से बाहर गए हैं और आप तो जनता है वेद कहा किसी को बताते हैं, उनके जाने के बाद हमें पता चलता है कि वे किसी काम से बाहर गए हैं। ये बोल की सावित्री जी थोड़ी निराश हो गई कि वेद हमेशा से काम करने के लिए घर से बाहर ही चला जाता था और किसी को भी बाता नहीं था। और एक वजह ये भी थी वेद के बाहर रहने की कि जब से श्री ने सिंघानिया मिशन छोड़ा था तब से वेद ने खुद को काम में ज्यादा ध्यान देने लगा था और काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था। वही सावित्री जी के बात पर जीवन जी राज जी को देख के बोले, पापा मेरे मन में कब से एक बात थी जो मैं कहना चाहता हूँ कि ना वेद की शादी करा दी जाए। ये बोल के वे सबको तरफ देखने लगे। तो वही जीवन जी की बात पर सावित्री जी भी बोली, जी पापा जीवन जी सही कह रहे हैं, हमें वेद की शादी कर देनी चाहिए और वैसे भी वेद की उम्र भी हो गई है शादी की, अब मैं भी अपनी बहन को लाना चाहती हूँ। ये मुस्कुराने लगी। तो रमा जी उनके हाँ ने हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ सही की रहे, आप दोनों वेद की शादी कर देनी चाहिए और मैं भी तो उसने पर पोता या परपोती देखना चाहती हूँ। तो रमा जी के बात पर सभी के फेस पर मुस्कान आ गई। राज जी भी उनकी बात पर मुस्कुरा के बोले, ठीक है फिर हम वेद के आने के बाद उनसे शादी के लिए बात करेंगे। जिसे सुनकर सभी खुश गए। तो वेद की चाची मान्या जी खुश होते हुए बोली, मतलब वेद की शादी हो और निशा जल्दी ही इस घर की बहू बनेगी। तो वही जहां सूर्यवंशी परिवार के मुस्कान था तो राज जी और रमा जी के फेस की मुस्कान गायब हो गई। राज जी मान्या जी को घूरते हुए बोले, मान्या बहू आपसे किसने बोला कि हमरे वेद की शादी उस लड़की से होगी। तो वही राज जी के बात सुन के सभी उनकी तरफ देखने लगे और तो जीवन जी राज जी की तरफ देख के बोले, पापा आप कहना क्या चाहते हैं, अगर वेद की शादी निशा से नहीं होगी तो किससे होगी। राज जी जीवन जी को घूरते हुए बोले, जीवन आप भूल रहे हैं कि वेद की शादी हमने उनके बचपन में ही हमारे श्री के साथ पक्की कर दी थी, तो हमरे वेद की शादी भी हमारी श्री से ही होगी, समझ आप सब, और हमारा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता है। इस महल की कुंवर रानी श्री ही बनेगी। और उसके अपने कमरे में चले गए। तो वही उनकी बात सुनकर सभी हैरान होकर उनको देखने लगे और वही राज जी को अपने कमरे में जाते देख तो सावित्री जी रमा जी से बोले, माँ ये पापा क्या बोल रहे हैं, वेद की शादी श्री से, क्या आपको लगता है कि वेद इस शादी के लिए मानेगा। कि जहां तक हम सबको पता है कि श्री जो निशा के साथ किया था, निशा कितनी प्यारी बच्ची है और वेद भी निशा से कितने अच्छे से बात करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वेद श्री की शादी करने के लिए मानेगा। तो सावित्री जी के बात पर मान्या जी भी हाँ ने हाँ मिला के बोली, हाँ माँ दीदी सही कह रही है, आप और पापा जी की वेद की शादी निशा से नहीं करना चाहते हैं। कितनी समझदार और प्यार है, और श्री ने जो बचपन में निशा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया था उसके बाद भी आप दोनों को वेद की शादी श्री से करना चाहते हैं, ये गलत है माँ जी। इस बड़ी लड़की से आप वेद की शादी करना चाहती है जो कि बदतमीज और घमंड हो। तो वही रमा जी सावित्री जी और मान्या जी की बात पर गुस्सा आ गया और वे गुस्से बोली, सब बहुत बोल लिया आप दोनों ने मेरी श्री के बारे में, अब एक और शब्द नहीं वरना हम भूल जाएंगे कि आप मेरी बहू है। और जिस लड़की का गुणगान गा रही है ना, उसकी सारी करतूत पूरी दुनिया देख रहा है कि वे कितनी समझदार और प्यारी है, इसलिए आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात हमारी श्री की, तो आपकी उस प्यारी निशा से तो लाख गुना अच्छी है हमारी श्री, समझी। और हाँ ये आप दोनों और आप सब सुन लीजिए, वेद की शादी श्री से और किसी से भी नहीं, ये बात आए सब अपने दिल और दिमाग में बिठा लो तुम सब। ये बोल सबको गुस्से घूरते हुए अपने कमरे में चली गई। रमा जी की बात सुनकर अब किसी ने हिम्मत नहीं थी कोई अब उनसे इस बारे में बात करे, और रमा जी की बात सुनकर उन सबको भी याद आ कि निशा ने क्या किया है। अब सबकी बोलती बंद हो गई थी कि जो रमा जी ने कहा वे तो सच ही था कि निशा का करतूत पूरी दुनिया देख रही है। अब किसी को बोलने के लिए कुछ नहीं था, तो सब अपने अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ रघुवंशी महल, रात के समय रावी का कमरा। रावी इस समय अपने कमरे की बालकनी में खड़ी चाँद को देख रही थी कि तभी उसको अपनी कमर पर किसी के मजबूत हाथ की पकड़ महसूस हुई। तो वे एक पल के लिए चौंक गई, पर जब उसको जानी पहचानी छुवन का एहसास हुआ तो वे शांत होकर उस शख्स के बाहों ने खुद को छोड़ दिया और चाँद को देखने लगी। वही वे शख्स कोई और नहीं अबीर जी है कि रावी और अबीर एक दूसरे से प्यार करते हैं और 2 साल से रिलेशनशिप में है।
अबीर रावी को अपनी बाहों ने कसते हुए बोला, इतनी ठंड ने यहाँ क्या कर रही है आप, आपको ठंड लग जाएगी। ये बोलते हुए रावी को अपनी तरफ किया, एक हाथ उसकी कमर पर से थाम के तो दूसरे हाथ को रावी के गालों पर रख के उसको सहलाते हुए बोले, आपको बीमार होना है क्या जो यहाँ खड़ी है, और वैसे भी आप ठंड कुछ ज्यादा ही बीमार होती है, तो इस बार भी बीमार हो गई तो इसलिए आपको यहाँ नहीं खड़े होना चाहिए। वही अबीर की बात पर रावी के फेस पर मुस्कान आ गई और अबीर के गले में अपनी बाहें लपेटते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे, हमें ठंड लगेगी, जब से मेरा हीटर मेरे पास है उसके होते हुए हमें ठंड नहीं लगेगी। ये बोल के रावी मुस्कुराने लगी। वही अबीर रावी की बात सुनकर उसको अपनी आंखों को छोटी करके देखता है और फिर उसके फेस पर एक शरारत भरी मुस्कान आ जाती है और वे रावी को देख के शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये तो सही कहा, जब तुम्हारा हीटर तुम्हारे पास हो तो ठंड कैसे लगेगी, तब तो चला आपको आपका हीटर आपको गर्म करता है कि इतनी देर से ठंड ने खड़ी हो, ठंड तो लगी हो कि। ये बोल के उसको अपनी गोद में उठा लिया और उसको उसके कमरे में ले गया और रावी बेचारी तो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके अबीर को देख रही थी और सोच रही थी आज उसके खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया था क्या, अब अबीर उसको पूरा राजस्थान नहीं सोने देगा। ये सोच के उसका फेस रोने जैसा हो गया। 54 अमर जी की बात सुन के सिंघानिया परिवार के आंखें मन। अब तक राज जी की बात से सूर्यवंशी परिवार हैरान था कि वेद की शादी श्री से होगी ना कि निशा से, और जिस पर मान्या जी श्री के बारे में बुरा बोलती है, जिससे रमा जी उन पर बहुत गुस्सा करती है। अब आगे मुंबई सिंघानिया मिशन। सुबह का समय हाल में सत्यजीत जी, कविता जी, समर जी, पार्थ, सारांश, पायल और मिली भी मौजूद थे और वही किचन में शीतल जी और समीरा जी सुबह के नाश्ता की बनाने में लगे थे कि वहां निशा आती है, जिसे देख के शीतल जी बोली, अरे निशा बच्चा आप किचन में क्या करने आए हैं, तो जिस पर निशा मासूम और अच्छी बेटी बनते हुए बोली, माँ वे मैं ना पापा के लिए अपने हाथों से पापा का फेवरेट डिश बनना चाहती हूँ जिससे पापा का सारा गुस्सा खत्म हो जाए, और अपने आवाज उदासी लाते हुए बोली कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि पापा हमसे नाराज रहे, इसलिए हम उनके लिए अपने हाथों से उनकी फेवरेट डिश बनाएंगे। वही उसकी बात सुनकर के शीतल जी और समीर जी को बुरा लगा और वही निशा तो यही चाहती थी कि सबको उसके लिए बुरा लगे और सब अमर जी से बात करे कि वे निशा को माफ कर दे। तो शीतल जी ने उसको हाँ कह दिया तो निशा अमर जी के लिए उनका फेवरेट डिश बनाने में लग गई। वही शीतल से समीरा जी ने निशा को देख के बोली, दीदी प्रिंसेस के साथ भाई साहब बहुत गलत कर रहे हैं, माना बच्ची ने गलती कर दी पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उससे मुंह ही मोड़ लिया जाए, और देखन हमरी प्रिंसेस को कितना बुरा लग रहा है, कितनी दुख है, हमरी प्रिंसेस भाई साहब को समझना चाहिए। तो वही शीतल जी उनकी बात पर कुछ नहीं बोली कि उनको भी यही लग रहा था कि अमर जी निशा के साथ गलत कर रहे हैं। शीतल जी किचन से बाहर आ गई और उनके साथ समीरा जी भी हाल आ गई। वही उनको किचन आते देख के अमर जी बोले, शीतल क्या नाश्ता तैयार है, तो नाश्ता जल्दी से लगा दीजिए कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है। उसकी बात सुनकर शीतल जी उनकी तरफ देख के बोली, जी बन गया है, बस निशा आपकी फेवरेट डिश अपने हाथों से बनाने गई है, बस उसके बन जाते हैं, मैं नाश्ता लगाती हूँ। तो वही उनकी बात सुनकर अमर जी खड़े होते हुए बोले, मुझे लेट हो रहा है इसलिए नाश्ता लगाओ, और उस लड़की के हाथ से खाना क्या, मैं पानी भी पीना पसंद नहीं करूंगा। ये बोल के डाइनिंग एरिया की ओर जाने लगे और वही उनकी बात सुनकर के पार्थ को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से बोला, सब पापा बहुत हो गया आपका, जब से प्रिंसेस जेल से घर आई है आपका तो उसके प्रति बिहेवियर ही चेंज हो गया है, माना कि प्रिंसेस ने गलती कर दिया है पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ये भी जाएंगे, वे आप और इस घर की वेदी है, हमारी प्रिंसेस है, ऐसे कैसे उसके साथ बिहेवियर कर सकते हैं, आपके इस बिहेवियर से प्रिंसेस करना हट हो रही होगा, आपको अंदाज भी है। वही पार्थ की बात सुनकर अमर जी के पैर अपनी जगह रुक गए, वे पीछे पलटे और पार्थ की हो देखा और अचानक से जोर जोर से हंसने लगे। वही अमर जी के ऐसे हंसने से सब उनको हैरानी से देखने लगे। तो वही अमर जी हंसते हुए ही बोला, सही बोला तुमने, मैं कैसे भूल गए कि इस लड़की के लिए मैंने और मेरे इस परिवार ने अपनी खुद की बेटी तक को भूल गए, और इसी लड़की के लिए इसकी बेटी को नजरअंदाज कर दिया गया, और इस लड़की को अपनी बेटी और इस घर बेटी बनने का हक देते देते अपनी खुद की बेटी और इस घर की बेटी का हक हमने छीन के इसी लड़की को दे दिया। वही उस बात सुनकर के सभी हैरान हो गए और वही पार्थ उनकी बात पर बोला, ये क्या बोल रहे हैं पापा। उसके इतना बोलते ही अमर जी गुस्से गरजे, मैं सही बोल रहा हूँ कि तुम सबको याद नहीं कि अपनी घर की बेटी से ज्यादा प्यार इस लड़की से किया है और अपनी घर की बेटी को छोड़ के इस लड़की पर ज्यादा विश्वास किया है, अगर ऐसा नहीं ही तो बात्यों कहा है इस घर की बेटी। ये बोल के अपने पूरे परिवार को गुस्से देखने लगे और उनकी आंखों से आंसू भी बह रहा था। तो वही उनकी बात से सबको अपने दिल में दर्द हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी बात सच थी। अमर जी शीतल जी की तरफ देख के बोले, शीतल एक बार मैं आज तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम तो एक माँ हो ना, तो बताया कि क्या तुमको भी अपनी खुद की बेटी से विश्वास किया था कि वे कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, नहीं ना क्या, तुम्हें तो खुद की बेटी से ज्यादा तो अपनी गोद ली गई बेटी पर था। कहते हैं बेटा कुपुत्र हो सकता है पर माँ कभी कुमाता नहीं होती, चाहे पूरी
दुनिया है बच्चों के खिलाफ की ना हो जाए, पर माँ को सबसे ज्यादा विश्वास अपनी खुद की संतान पर होता है। पर तुम्हारा क्या शीतल, अब को अपनी बेटी ही विश्वास नहीं किया कि वे कुछ गलत नहीं कर सकती। पर आज उस लड़की के करतूत अपनी आंखों से देखने के बाद भी वे आपके लिए सही है। वह क्या प्यार है आपका शीतल जी, ये बोल के अमर जी मजाक के साथ हंस दिए। तो वही उनकी बात सुनकर के शीतल जी के आंखों से आंसू की बारा बहने लगी और वही अमर जी पार्थ और सारस की तरफ देख के बोले, आप दोनों से भी एक सवाल है। जब श्री का जन्म हुआ था तो तुम दोनों ही थे जो उसके रोने की एक आवाज सुन के दौड़े भागे आते थे उसको चुप करने के लिए और अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। तो क्या हुआ, वे प्यार की किसी और के आने से तुम दोनों अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बहन को भूल गए? क्या है था तुम दोनों का प्यार कि किसी और के आने से अपनी बहन होने का अधिकार भी छीन लिया था उसी बहन से जो तुम दोनों के लिए तुम्हारी जान था। किसी और के आते ही वे बन गई तुम दोनों की जान। वाह क्या प्यार था तुम दोनों का। वही उनकी बात सुनकर के दोनों भाई को याद आया कि बचपन में ऐसे वे श्री के एक आवाज सुन के उसके पास भागे चले आते थे, पर निशा के आते हैं बाद से ही उनकी बहन उनसे दूर होती चली गई और आज तो उन दोनों से नफरत करती है। ये याद आते हैं दोनों भाई के आंखों से आंसू बहने लगे। फिर अपनी परिवार की ओर देख के बोला, इस घर की वे बेटी जो कभी उस घर के सभी की जान हुआ करती थी, उसी को हम सब ने किसी और के आने भूल गए और उसका हक छीन के कब किसी और को दे दिया हमें पता ही नहीं चला। ये बोलते उनकी आंखों से आंसू बहने रहे थे और वे आगे रोते हुए बोले, आज मुझे एहसास हो रहा है जब खुद पर बिकती है। आज मुझे अपनी बेटी के दर्द का पता चला है। जब हम उसकी जगह किसी और को दिया करते थे उसको कैसा लगता था। महादेव किसी को भी ऐसा परिवार और मेरे जैसा पिता ना दे, किसी को ना दे। ये बोल के वही बैठ के रोने लगे। वही सभी के आंखों से आंसू की बारा बह रही थी। सत्यजीत जी और कविता जी भी अपने बेटे को ऐसे देख के रो रहे थे, पर उनको पता था ये उनके बेटे और परिवार की गुनाहों की सजा है जो आज उनके घर की बेटी उन सब से इतनी नफरत करती है। तो वही निशा जो कि किचन के गेट पर खड़ी होकर ये सब देख और सुन रही थी, वे गुस्से और नफरत के मरे जा रही था। उसकी आंखों ने किसी को जान से मारने का इरादा नजर आ रहा था। वे गुस्से अपने कमरे में चली गई। तो आप सबको क्या लगता है, क्या निशा श्री को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ करेगी? तो बात कमेंट करके। 55 सादिश श्री की उलझन। अब तक अमर जी बात से सिघानिया परिवार का खलखों से आंसू बहने लगते हैं और वही निशा उनकी बात सुनकर गुस्से पागल हो रही थी। अब आगे निशा अपने कमरे में आके तोड़ फोड़ कर रही थी और गुस्से ने चिखी, नहीं नहीं नहीं, मेरे इतने सालों की मेहनत नहीं खराब हो रहती, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैंने बहुत कुछ किया है उस श्री को सबकी नज़र ने गिराने के लिए और उसकी जगह प्रिंसेस बनने। इस सिघानिया परिवार के सभी नज़र ने एक मासूम और समझदार बेटी बनी और उस श्री को मैंने इस परिवार के नज़र ने एक बिगड़ी और बदतमीज बेटी बना दिया। तो ये ऐसे ही सब खराब नहीं हो सकता कि इस घर की बेटी और प्रिंसेस होना का हक मेरा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये बोल के उसने एक फूलदान अपने कमरे के मिरर पर दे मारा और निशा उस कांच के टुकड़े को घुसने लगी और फिर उसने उस कांच के टुकड़े को घुरते हुए आगे बोली, श्री मैं तुमको फिर इस परिवार की मन में तुम्हारे लिए प्यार नहीं आने दूंगी और ना ही तुम इस परिवार के ने अच्छी बनने दूंगी। तुम पहले भी सबकी नजर ने एक बुरी और गिरी हुई लड़की थी और अब भी रहोगी। उसके लिए मुझे फिर से तुमको सबकी नजर ने गिराने क्यों ना पड़ जाए और तुम्हें पता है कि मुझे फिर से तुमको एक बुरी और गिरी हुई साबित करने के लिए क्या करना है। और अफसोस तुम तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम फिर से सबकी नजर ने विलेन बन जाओगी और शायद इसके बाद वेद जी के मन में जो तुम्हारे लिए हुई बहुत प्यार है वो भी खत्म हो जाएगा और वेद जी हमेशा के लिए मेरे हो जाए, सिर्फ मेरे। ये बोलते हुए पागलों की तरफ हंसने लगी। तो वही एसआर मिशन ने श्री बैठ के आपने लैपटॉप पर सिघानिया मिशन की फुटेज लाइव देख रही थी। उसने अमर जी की बात सुनकर जिसे उसको हैरान से देखने लगी कि आज अमर जी कैसे उसके लिए बोल रहे हैं, कैसे रो रहे हैं और सबसे सवाल कर रहे हैं। और निशा के प्रतीक उनकी नफरत देख के श्री हैरान हो रही थी कि क्या सिर्फ जेल उसकी वीडियो देख के उससे इतनी नफरत करने लगे हैं। श्री ने सोचा कि ये वजह तो नहीं हो सकती कि जिस इंसान ने निशा के लिए अपनी खुद की बेटी के खिलाफ हो गए और उन निशा के लिए अपनी खुद की बेटी का दर्द नहीं दिखा और यहाँ तक कि अपनी बेटी से उसी निशा के लिए अपनी बेटी को छोड़ दिया। और आज निशा के इस छोटी मोटी गलत के तो इतनी नफरत तो नहीं हो सकती, तो इनकी नफरत की वजह क्या है? ये सोचते हुए बिना भाव के अमर जी के फेस को ध्यान से देख रही थी। और ऐसा क्या हुआ है जो मुझे नहीं पता, ऐसा क्या छूट गया है मुझसे, यही सब श्री के दिमाग में चल रहा था। अब श्री को कौन बताए कि उसके रिबर्थ की सच्चाई अमर जी को भी पता चल गई है, इसीलिए अमर जी आंखों ने निशा के लिए इतनी नफरत दिख रही है। वही वेद जो उसके सामने बेड पर बैठा उसको ही गौर से देख रहा था। उसने श्री के फेस के बनते बिगड़ते भाव को नोटिस कर रहा था। उसने उसको देखते हुए बोला, क्या बात है चेरी, तुम्हारे चेहरे पर ये उलझन कैसी? तो वही वेद की उसकी आवाज सुन के श्री ने वेद की तरफ देखा और एक गहरी सांस छोड़ते हुए सोफे से उठ के वेद के पास आ गई और उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन वेद की तरफ कर दिया। और वैसे भी वेद को सब पता ही था तो छुपाने वाली कोई बात नहीं थी, इसलिए उसने बेझिझक वेद के सामने अपना लैपटॉप रख दिया और अमर जी की वीडियो फिर से चला दिया।
तो वही वेद भी श्री के लैपटॉप में देखने लगा। उसको कोई हैरान नहीं हुई कि श्री के लैपटॉप में सिघानिया मिशन की फुटेज चल रही है कि शायद उसको पहले से ही ये बात पता हो, और वे भी बड़े ध्यान से अमर जी की बात सुनकर उसको भी हैरानी हुई कि उसको अमर जी का प्यार निशा के लिए देखा था। तो उसके मन में भी यह सवाल आ रहे थे कि निशा के इस गलती के लिए तो इतनी नफरत नहीं कर सकते हो, फिर इस नफरत की वजह क्या है। श्री वेद की तरफ देख के बोली, निशा के इस वीडियो या उसके जेल जाने से तो मिस्टर सिघानिया अपनी लाडली प्रिंसेस से इतनी नफरत तो नहीं कर सकते, तो ऐसी क्या वजह है जो आज मिस्टर अपनी प्यारी बेटी से इतनी नफरत करने लगे। ये बोल के वेद को देखने लगी और वही उसकी बात सुन के वेद को भी सही लगी। वेद ने लैपटॉप को साइड में रख दिया और श्री को अपने पास बैठ के उसके हाथ को अपने हाथ ने लेके उसकी आंखों ने लेकर बोला, हाँ सही कहा आपने चेरी, निशा की इन सब गलतियां से मिस्टर सिघानिया उससे गुस्सा हो सकते हैं पर इतनी नफरत नहीं कर सकते हैं, इनकी नफरत की वजह कुछ और है। फिर श्री की आंखों ने देखते हुए बोला, कहीं उनको भी निशा की सच्चाई पता तो नहीं चल गई, पर निशा की सच्चाई उनके सामने कौन ला सकता है, क्योंकि तुमने तो अभी ऐसा कुछ नहीं किया है या मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया है जिसे उनको निशा की सच्चाई पता चले। तो क्या कोई ऐसा है हम दोनों के अलावा कोई निशा की सच्चाई पता हो? मुझे तो नहीं लगता कि हम दोनों के अलावा तो सिर्फ हमरे महादेव को ही पता है, पर जो भी हो उनकी नफरत की वजह हो आपकी इतना सोच के परेशान हो रही है। हमें तो अपने हर दर्द का हिसाब लेना है जो आपने सहा है, और हमें भी अपना बदला लेना है जो उसने हमें हमारे ही मोहब्बत से दूर करके लिए जो साजिश रच के किया था, उसकी सजा तो मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। ये बोलते हुए उसने श्री को अपने गले लगा लिया। 56 वेद का श्री को छेड़ना, किस और गुरन। अब तक अमर जी की बात सुनकर के श्री काफी उलझन में थी, तो वेद उसको परेशान ना होने को कहता है। अब आगे वेद अब पहले से ठीक था, तो आज ऑफिस जाना था उसको। वेद फ्रेश होके रेडी होता है। आज उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था जिसने वेद काफी हैंडसम और डैशिंग लग रहा था कि तभी रूम में श्री आती है तो उसकी नजर वेद पर ही ठहर जाती है। वे वेद को देखने लगती है या कह सकते हैं ताने लगती है और मन में बोली, हाय इतने हैंडसम लग रहे हैं, मन तो कर रहा है अभी जाके एक जोरदार किसी कर लूं। ये सोचते हुए श्री के होठों मुस्कुराहट आ गई। तो वही वेद जो कि अपने बाल बनाने ने लगा था, उसकी नजर जब खुद को ताकते हुए श्री पर गई तो उसके फेस पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। वे धीरे से चलते हुए श्री के पास आ गया और उसके कान ने बोला, हैंडसम लग रहा हूं ना? तो श्री हाँ बोल दिया, पर तभी अपने होश में आते हुए श्री झेल गई और वहां से जाने लगी। तो वेद ने झट से श्री के कमर को थाम के खुद के करीब कर लिया और वही श्री के गाल लाल हो गए थे शर्म के मारे। तो वेद उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, बीबी जी इसने शर्माने की क्या बात है, हम आपके ही पति है जिसे आप जितना चाहो देख सकती है, जैसे चाहो वैसे देख सकती है, यहाँ तक कि बिना कपड़े के भी देख सकती है। ये बोल के वेद श्री को मुस्कुराते हुए देखने लगा। वही वेद का ये बोलना कि वे उसको बिना कपड़े के देख सकती है, श्री के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया और वे वेद को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। वही श्री का ऐसा करने से वेद को बड़ी हंसी आ रही थी, पर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए आगे बोला, क्या हुआ बीबी इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके की देख रही हो? मैंने सही तो बोला है, अब जब हम अपनी सुहागरात मनाएं तो मैं तो बिना कपड़े के ही ना तुम्हारे सामने रहेगा उस समय, या तुम चाहती हो मैं कपड़े पहन के सुहागरात मनाए? पर बीबी बिना कपड़े निकाले मैं सुहागरात कैसे मनाऊंगा? ये बोल के मासूम सा फेस बना लिया। वही वेद की ऐसी बेशर्मों वाली बात सुनकर के श्री तो पानी पानी हो, उसने अपनी आंखों को और बड़ी बड़ी करके बोली, कहाँ इतने बेशर्म हो आप? मुझे नहीं पता था कि आप इतने बेशर्म होगे। ये बोलते हुए श्री बहुत ही मासूम और क्यूट लग रही थी और खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए हमें तो, हमको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और आपको भी तो जाना है ना। तो वही वेद उसकी बात सुनकर उसको अपनी बाहों ने कसते हुए बोला, मेरा मन नहीं है बीबी जी आपको छोड़ने का। ये बोलते हुए श्री के होठों को अपने होठों ने भर लिया और उसको किस करने लगा। तो वही वेद के ऐसे किस करके से श्री तो की आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी, फिर खुद भी उस किस में शामिल हो उसका साथ देने लगी। वेद बड़े प्यार और पैशन के साथ उसको किस कर रहा था, श्री भी पूरा साथ दे रही थी। वेद ने उसको किस करते हुए उसकी कमर से पकड़कर उठा लिया। इसी के साथ श्री ने अपने पैरों को वेद के कमर लपट लिया और उसके हाथ वेद के गले ने लिपटी हुई थी। वेद उसको किस करते हुए ही बेड पर बैठ गया और शिद्दत के साथ चुमने लगा और उसके हाथ श्री के टॉप के अंदर से उसकी कमर को सहला रहे थे। जब श्री की सांसें उखड़ने लगी, जब जाके वेद के उसको छोड़ दिया। वही वेद के छोते ही श्री गहरी गहरी सांस लेते हुए वेद के सीने पर सिर रख लिया और वही वेद प्यार के उसके सिर को सहलाने लगा। श्री के साथ हो जाने के बाद वेद उसकी गालों पर हाथ रख के उसकी आंखों ने देखते हुए पूछा, आप हमारी शादी के बारे में सबको कब बताने वाली है कि मैं अब आपके बिना नहीं रह सकता? वेद की बात सुनकर श्री उसको घूरते हुए बोली, हाँ कि नहीं हम जाएंगे और बाबा साहब से बोलेगा, बाबा साहब आपकी लाडो ने आपको बिना बताए शादी कर लिया और ये सुन के सभी खुश हो जाएंगे कि है ना। ये बोल के वेद को बुरी तरह से घूरने लगी।
वही उसके बात सुनकर और उसके गुर्न से वेद हड़बड़ गया और अपनी बतिसी दिखाते हुए बोला, अरे नहीं तो मैंने ऐसा कब बोला, मैं तो ये बोल रहा था कि हम कोई रास्ता निकलते हैं जिससे हम दोनों की परेशानी दूर हो और तुमको अपने बाबा सा से डांट भी ना पड़े। तो वही वेद की बात सुन के श्री उसकी गोद से उठन हुए बोली, वेरी गुड, तो सोचिए आपको क्या करना है जिसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और वैसे भी शादी तो आपने की थी ना मुझे जबरदस्ती, तो अब आप ही इस परेशानी को दूर करेंगे, मैं तो रेडी होने, ये बोल के श्री ऑफिस के लिए रेडी होने चली गई। वही वेद उसको मुंह खोले देखता ही रह गया और फिर उसने सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटी को मनाना कम था क्या, अब बाप को भी मनाना पड़ेगा, साला ये मनाने के चक्कर ने मेरी सुहागरात मनाने का सपना लगता है सपना ही रह जाएगा। ये बोल के वेद बाबू का मुंह बेचारे जैसा हो गया। वही रघुवंशी महल ने राघव जी के कमरे ने राघव जी को जानकी जी बुरी तरह से गुर रही थी। वही राघव जी मासूम सा फेस बना के उनको देख रहे थे। जानकी जी राघव जी को गुरते हुए बोली, ये बबली कौन है हुकुम सा, और आपको की फोन कर रही है, कहीं आपका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है, इस बबली के साथ बोलिए वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ये बोलते हुए उनको गुरने लगी। तो वही उनकी बात पर राघव जी अपनी बचाव करते हुए बोले, अरे नहीं नहीं हुकुमरानी सा कैसी बात कर रही है, अरे ये बबली तो हमारे कंपनी की मैनेजर है, उसका फोन था, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप लाडो से भी पूछ सकती है कि लाडो ने ही उस मैनेजर को रखा है। तो जानकी जी राघव जी को घूरते हुए बोली, तो थारी कंपनी की मैनेजर का फोन इतनी बार आता है, उसने आपको लगभग 20 फोन किया है, जरा बता सकते हैं ऐसा कौन सा काम है जो थारी मैनेजर ने 20 फोकस किया से, ये बोल के राघव जी को घूरने लगी। वही राघव जी ने जानकी जी को प्यार अपने पास करके उनको अपनी बाहों ने भरते हुए बोले, जान हम सच कह रहे हैं, कंपनी के काम के सिलसिले ने ही फोल्ड किया था और अपने होते हुए हम किसी के बारे में सोच सकते हैं, बोलिए, ये बोल के जानकी जी को देखने लगे। जानकी जी ने ना ने अपना सिर हिला दिया तो जिस पर राघव जी के फेस पर मुस्कान आ गई। वही जानकी जी उनके गले लग गई तो राघव जी ने भी उसको अपनी बाहों ने भर लिया। 57 निशा का गायब होना। अब तक जानकी जी राघव जी पर गुस्सा करती है और राघव जी उनको मनाते हैं। अब आगे मुंबई, शाम का समय, सिघानिया मिशन। शीतल जी और समीरा जी बैठ के बातें कर रही थी कि तभी सारांश और पार्थ ऑफिस से घर आते हैं, जिसे देख के शीतल जी बोली, अरे पार्थ बेटा आप दोनों इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए। जिस पर पार्थ अपनी माँ से बोला, हमारा काम जल्दी खत्म हो गया तो सोचा घर आ जाए, और आके सोफे पर बैठ गए कि तभी पार्थ का फोन बज उठा। उसने अपना फोन देखा, पायल का फोन आ रहा था तो उसने उठाते हुए बोला, हाँ पायल, बच्चे बोला ही था कि उसको पायल की रोती हुई आवाज सुनाई दी जो बोल रही थी, पायल भाई आप कहाँ है, जल्दी से आंख माल आ जाए, किसी ने निशा का नहीं मिल रही है, हमने पूरा माल देख पर हमें नहीं मिली, ये बोल के रोने लगी। वही उसकी बात सुनकर पार्थ परेशान हो गया और पायल को शांत करते हुए बोला, पायल बच्चा शांत हो जाइए, हम अभी आते हैं, प्रिंसेस मिल जाएगी, ये बोल के फोन रख दिया और सारस के आपने साथ चलने को बोला। तो वही उसकी बात सुनकर शीतल, समीरा जी और सारांश परेशान हो गए। वही शीतल जी घबराते हुए बोली, पार्थ क्या हुआ है और प्रिंसेस कहाँ चली गई है जो मिल नहीं रही है। उनकी बात सुनकर पार्थ उनको शांत करते हुए बोला, माँ आप शांत हो गई, कुछ नहीं हुआ है और मेरे होते हुए हमारी प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा और मैं अभी जाता हूँ प्रिंसेस के पास। ये बोल के उसने समीरा जी को शीतल जी संभाले को बोल के सारांश के साथ माल के लिए निकल गया। वही शीतल जी को संभालते हुए समीरा जी बोली, शांत हो जाइए दादी, कुछ नहीं होगा, ये बोल के उनको शांत करने लगी। वही पार्थ और सारांश दोनों दूर समय नहीं माल पहुंच गए और वही पायल और मिली जो उनका बाहर ही इंतजार कर रही थी, उनके आते ही पायल और मिली भाग के उन दोनों के गले लग गई। पार्थ ने पायल को शांत करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, प्रिंसेस को आप बात की हुआ क्या था यहाँ। तो पायल पार्थ से दूर होकर सुबकते हुए बोली, हम दोनों निशा के साथ शॉपिंग करने आए थे, अपनी शॉपिंग कर रहे थे कि कुछ लड़कियां आए और निशा के बारे में बुरे कमेंट करने लगी। ये बोल के पायल ने सोच कि क्या हुआ था। फैसलाबलक पायल, मिली और निशा अपनी शॉपिंग कर लिया था कि निशा की नज़र शेफ में लगे के कपड़े पर गई, जिसे देख के उसको लेने के लिए निशा उस स्टेचू के पास गई जिसे उस कपड़े पर लगा हुए एक खूबसूरत सा गाउन था। निशा उस गाउन को छू के देखने लगी कि तभी कुछ लड़कियां वहां आ गई और निशा को देखते हुए उसने से एक लड़की जिसका नाम पूनम सहानी था, वे निशा का मजाक बनते हुए बोली, तुम्हारी औकात भी ही इसे लेने की जो इसको छुनगन कर रही हो। ये कहते हुए उसका मजाक उड़ात हंसने लगी तो साथ साथ उसके दोस्त भी निशा पर हंसने लगी। वही उसकी बात पर निशा गुस्से से बौखला गई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बार के ऐसा कहने की, तू जानती नहीं हो क्या मैं क्या हूँ, सिघानिया परिवार की प्रिंसेस हूँ, अगर मैं चाहे तो तुम्हें खड़े खड़े है खरीद लूँ और तुम मेरी औकात की बात करती हो। ये बोल के गुस्से से कांपने लगी।
वही उसकी बात सुनकर के पूनम और उसके दोस्त और हंसने लगे और वही पूनम ने फिर से निशा का मजाक बनाते हुए बोली, अरे हाँ हाँ, हम सबको पता है कि तू सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस हो, वो भी नकली, और जिसकी वजह से सिंघानिया परिवार की असली प्रिंसेस की जगह लेके राज कर रही है। मानना पड़ेगा तुम्हारी बेशर्मी को। एक तो जिस परिवार ने तुमको नाम दिया, शानो शौकत दिया, उसी परिवार के बेटी को उनसे देर कर दिया। सही कहते हैं लोग कि साफ पाओगे तो वे साफ आपको ही डसेगा, जैसे तुमने सिंघानिया परिवार को डस लिया। ये बोल के निशा को घिन से देखने लगी। वही उस शेफ के अंदर जितने भी लोग थे वे सभी ने निशा को पहचान गए और उसको बारे में भला बुरा कहने लगे। वही उसकी बात सुनकर के पालन और मिली को गुस्सा आ रहा था। पायल निशा के पास आते हुए बोली, तुम होती कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली? ये हमारे हम की बात है, हम जिसे चाहे अपनी प्रिंसेस बनाए, तुम होती कौन हो? ये बोल के पूनम को गुर्रने लगी कि तभी वहां उस शेफ का मैनेजर आ गया। उसने उनके पास आके बोला, मैम प्लीज शांत हो जाइए और हमें बातें की बात क्या है। उसकी बात पर निशा उस मैनेजर को देख के बोली, इस लड़की को अभी के अभी इस शेफ के बाहर करो, नहीं तो तुम्हारा शेफ मैं अभी बंद कर दूंगी। अगर मैंने अपने भाई को बता दिया कि यहाँ मेरे था क्या हुआ है तो वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बोल के गुस्से उस मैनेजर को देखने लगी। वही मैनेजर उसकी बात सुनकर डर गया कि उसने निशा को पार्थ के साथ कई बार देखा था। उसने जल्दी से निशा को मना करते हुए बोला, नहीं मिस सिंघानिया, आपको मिस्टर सिंघानिया को बुलाने की जरूरत नहीं है। फिर उसने उन लड़की को देख के बोला, प्लीज मैम आप सब यहाँ से चले जाइए वरना हमें आपके खिलाफ कोई कदम उठाना पड़ जाएगा। वही उसकी बात सुनकर पूनम और उसकी दोस्तों ने घूर के निशा को देखा और अपने पैर पटकते हुए शेफ के बाहर चले गए। और वही निशा के फेस घमंड भरी मुस्कान आ गई और उसने वे गाउन लिया और पायल और मिली के साथ उस शेफ के बाहर आ गई। कि उसका फोन बजने लगा तो उसने पायल और मिली को चलने को बोल के फोन से बात करने के लिए दूसरी तरफ चली गई। पर आधे घंटे से पायल और मिली उसका वेट करते हैं पर निशा नहीं आती है। वे दोनों परेशान हो जाती है और उसको ढूंढने लगती है। पूरा माल देख के बाद भी उनको निशा नहीं मिला तो उसने पार्थ को फोन किया था। 58 खुद के बेटी के लिए नहीं रोया होगा और निशा का मिलना। अब तक निशा के गायब होने से पार्थ, सारांश और पायल, मिली सब फिर से मालने ढूंढने जाते हैं। अब आगे पार्थ और सभी निशा को मालने खोजते खोजते परेशान हो चुके थे तो सारांश पार्थ को देख के बोला, भाई हमें लगता है कि हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। 2 से 3 घंटे हो गए हैं पर प्रिंसेस कहीं नहीं मिल रही है। तो पार्थ को भी ठीक लगा तो उसने कमिश्नर को फोन कर दिया और उनसे निशा को ढूंढने के लिए बोला। तो कमिश्नर ने भी हाँ बोल के पुलिस को निशा को ढूंढने काम पर लगा दिया। कि कमिश्नर को हिम्मत नहीं था कि वे इतने बड़े से पगा लेना बोल के, तो वही पार्थ ने पायल और मिली को मिशन भेज दिया। जैसे ही पायल और मिली मिशन आए उनको देख के शीतल जी भाग के उनके पास जाके बोली, प्रिंसेस कहाँ है? वे तुम लोग के साथ नहीं आए? कहाँ है प्रिंसेस? ये बोल के मिशन के गेट के बाहर देखने लगी। वही उनकी बात सुनकर पायल और मिली रोने लगी तो पायल बोली, नहीं बड़ी मां, निशा हमें कहीं नहीं मिली भाई, अभी भी उसको ढूंढ रहे हैं। ये बोल के अपना सिर नीचे करके रोने लगी। वही उसकी बात सुनकर के शीतल जी का सिर चकराने लगा और वे गिरने को हुई कि पायल और मिली ने थाम लिया और उनको संभालते हुए उसको सोफे पर लाके बैठा दिया। तो समीरा जी उनको पानी पिलाते हुए बोली, दादी आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा प्रिंसेस को। वही उनकी बात सुनकर के शीतल जी रोते हुए बोली, पता नहीं मेरी बच्चा कहाँ होगी, कैसी होगी? ये बोल के रोने लगी। तो वही समीर जी, पायल और मिली उसको चुप करा रहे थे। तभी मिशन के अंदर सत्यजीत जी, कविता जी, समर जी और अमर जी आते हैं कि ये चारों घर पर नहीं थे जब निशा गायब होने की बात पता चली थी। सत्यजीत जी और कविता की किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे तो अमर जी और समीर जी ऑफिस के मीटिंग में थे। सत्यजीत जी आते हुए बोले, क्या बात है बड़ी बहू, आप रो की रही है? उनकी बात सुनकर के और अमर जी को देख के शीतल जी जल्दी से उनके पास आए, अमर जी के गले लग के रोने लगी। वही अमर जी चौंक गया, उनको संभालते उसको शांत करते हुए बोले, क्या बात है शीतल, आप इतना की रोई जा रही है? उनकी बात सुनकर के शीतल जी अमर जी दूर होते हुए बोली, अमर जी प्रिंसेस नहीं मिल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मेरे बच्ची को कुछ हो ना जाए, आप जाइए ना, हमारी बेटी को ढूंढ के लाइए। ये बोल के रोने लगी। वही शीतल जी की बात सुनकर अमर जी के भाव सख्त हो गए। वे शीतल जी को खुद से दूर करते हुए बोले, वे हमारी बेटी नहीं है, वे लड़की और मुझे बहुत से काम है, मुझे उस लड़की खोजने में कोई दिलचस्पी है। ये बोल के अमर जी वहां से जाने लगे। तो शीतल जी जल्दी से उनके हाथ थाम के बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप, इतने पत्थर दिल कैसे हो गए अमर जी की? जिस बच्ची को हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया और आज उसके होने ना होने से आपको फर्क नहीं पड़ रहा है? शीतल जी की बात सुनकर के अमर जी गुस्से उनका हाथ झटक के बोला, हाँ नहीं फर्क पड़ता मुझे, जब खुद के बेटी के लिए हम और हमारा पूरा परिवार पत्थर दिल हो सकता है। उस
लड़की के लिए मैं पत्थर दिल बन गया तो क्या, और आप जितना उस लड़की के लिए हो रही है, सिर्फ उसके चंद घंटों गायब होने से आपा की जान निकली जा रही है। पर खुद की बेटी के, जिसको 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर जन्म दिया था, उसके सालों पहले जब वे घर छोड़कर के गई थी, तब तो आप इतना नहीं रोई जितना इस लड़की के लिए रो रही है। आप कैसी माँ है आप? शीतल जी अश्म आती है आपको माँ कहते हुए। आप जैसी माँ होने से बढ़िया है कि बच्चा बिना माँ हो, पर आप जैसी माँ किसी को ना मिले। ये बोलते हुए गुस्से घुरते हुए अमर जी अपने कमरे में चले गए। वही उनकी बात सुनकर के शीतल जी के हैरान से अमर जी को देखने लगी और उनकी आंखों से बहने लगी। उनके कदम लखा गए तो समर जी उसको थाम हुए, बोले भाभी खुद को संभालिए, मैं जाता हूँ प्रिंसेस को ढूंढने। ये बोल के समीरी जी को इशारे से शीतल जी को संभाले को और मेशन के बाहर चले गए। वही सत्यजीत जी और कविता जी एक नज़र शीतल जी को देख के अपने कमरे में चले गए कि उसको भी निशा से कभी कोई मतलब नहीं रखा था, तो वे मिले या ना मिले इस बात से उसको कोई लेना देना नहीं था। वही पार्थ और सारांश काफी परेशान हो गए थे कि अब तक निशा नहीं मिली थी। तभी पार्थ का फोन बज तो उसने जल्दी से उठा लिया और उस तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुन के वह जल्दी से सारांश को गाड़ी ने बैठ को जहां से निकल गए। कुछ समय बाद उसकी गाड़ी जगह आके रुकी तो वही वे जगह कचरा फेंका जाता था। पार्थ और सारांश से उतर और कुछ दूरी पर 2 पुलिस वाले कुछ कचरा उठाने वाली गाड़ी के ड्राइवर थे। पार्थ और सारांश से वहां आए और पार्थ पुलिस वालों को देखते हुए बोला, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है और मेरी बहन कहाँ है? वही उसकी बात सुनकर के एक पुलिस वाले ने अपने हाथ से सामने देखने का इशारा किया तो वही पार्थ और सारांश असमंजस ने पट के सामने देखा, पर सामने देख के उनके होश उठ गए। वही सामने निशा कचरे के ढेर के ऊपर बेहोश पड़ी थी। उसकी हालत भिखारी से कम नहीं था। अब सही जगह पहुंची है मैडम, बड़ी प्रिंसेस बना के घूम रही थी, बड़ी आई हूँ। पार्थ और सारांश जल्दी से निशा के पास आ गए, उसको गोलों को थपथपते हुए होश में लाने की कोशिश करने लगे। पर हमें लगता है निशा जी मस्त गहरी नींद ले रही है, हाय इतना सुकून। पार्थ ने उसको अपनी गोद में उठा लिया, पर बेचारे की हालत खराब हो रही थी कि उनकी प्यारी बहन बदबू मार रही है। उसने जल्दी से उसको गाड़ी के पिछली सीट पर लेटा और गहरी गहरी सांस लेने लगा, फिर खुद को संभाल के गाड़ी में बैठ गया और सारांश बैठ गया। दोनों निशा को लेके वहां से निकल गए। वही कुछ दूर पर एक गार्ड इन सब की वीडियो बना रहा था, उसने उस वीडियो को किसी को भेज दिया और वहां से चला गया। वही वेद के ऑफिस ने वेद अपनी केबिन में बैठ के फाइल देखने में बिजी था कि उसके फोन पर मैसेज आने की बिप सुनाई दी, जिसे सुन के उसने अपना फोन खोल के देखा तो उस पर एक वीडियो आया था। तो उसने उस वीडियो को खोल के देखा तो उसके फेस मुस्कान आ गई और उसने उस वीडियो को श्री को भेज दिया। वही श्री जो कि अभी किसी मीटिंग से अपने केबिन में आई थी, उसने अपना फोन देखा तो वेद का मैसेज था। तो उसने वेद के चैट को खोला तो देखा उसने एक वीडियो था, तो असमंजस ने पड़ गई। उसने उस वीडियो को चलाया और उसके देखने लगी। उसको देख के पहले हैरान हो गई पर बाद में जोर जोर से हंसने लगी। तो चलिए बता देते हैं कि ये वीडियो किसी और का नहीं निशा की थी, जो वेद के गार्ड ने उसको भेजी थी और निशा के गायब होने में वेद का ही हाथ था। तो हुआ ये था कि जब निशा फोन से बात करने के बाद वे वॉशरूम गई थी, वही गार्ड जिसको वेद ने निशा हर हरकत पर नजर रखने को बोला था, और जब निशा सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस का रौब झाड़ रही थी तो वेद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि सिंघानिया परिवार की प्रिंसेस की जगह कभी जो श्री की उस पर जगह लेके रौब झाड़त देख के वेद ने ही उस गार्ड से कह के निशा को उसकी औकात दिखाने को बोला था, जो उसकी नजर में कचरे से ज्यादा नहीं था। इसीलिए वॉशरूम निशा गई तो वे गार्ड भी उसके पीछे वॉशरूम में आ गया। अब निशा ने उसको देखा तो डर गई, भागने की कोशिश किया। गार्ड ने उस पर थप्पड़ की बारिश कर दिया। उसने निशा को तब तक थप्पड़ मारा जब तक निशा बेहोश नहीं हो गई। उसके बाद उस गार्ड ने उसको माल के पिछले गेट से निशा को लेके निकल गया और उसको कचरे के ढेर पर लाके फेंक दिया। और इन सब का उसने पूरा वीडियो बनाया था जो वेद को भेजी थी, और वेद ने श्री को जिस देख के श्री को हंसी आ रही था। 59 मैं अपनी चेरी से बचपन से प्यार करता हूँ। अब तक वेद के भेजे वीडियो को देख के श्री खूब हंसती है। अब आगे सुबह का वक्त, प्रतापगढ़ सूर्यवंशी महल ने सभी डाइनिंग एरिया ने अपना नाश्ता मौजूद थे। तभी वहां वेद आता है और अपनी चेयर पर बैठ गया। तो वही उसको देख के राज जी बोले, वेद हमें अब से जरूरी बात करनी है। जिस पर वेद अपने दादाजी को देख के बोला, जी दादू बोलिए क्या बात करनी है। ये बोल के उनकी तरफ देखने लगा। वही राज जी ने एक नज़र आपने परिवार को देखा और वेद को की तरफ देख के शांत भाव से बोले, हम चाहते हैं कि अपनी शादी श्री से करना चाहते हैं। तो वही उनकी बात सुनकर के वेद एक पल के हैरान हो गया। वही सूर्यवंशी परिवार को लग रहा था कि वेद जरूर इस शादी के लिए मना कर देगा। क्या उनको सबको लगता था कि वेद निशा को पसंद करता है, पर उस सब लोगों की गलतफहमी है। और वेद को हैरान देख के भी उनको लगा कि वेद इस बात से हैरान है कि राज जी उनकी शादी श्री से करना चाहते हैं और वे निशा से शादी करना चाहता है। वही सावित्री जी ये समझ के कई वेद श्री से शादी नहीं करना चाहता है। वे राज जी को देख के बोली, पापा हमने पहले ही बोला था कि वेद को श्री को पसंद नहीं करते हैं, वे नीरा को पसंद करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं, पर आप हमारी बात मानते नहीं है।
वही वेद ने जब अपनी माँ की बात सुनाई तो उसके भाव सख्त हो गए और अपनी माँ को देख के बोला, आपको किसने बोला कि मैं निशा को पंसद करता है। उसकी बात सुनकर के सभी वेद को देखने लगे। वही उसकी माँ उसकी बात सुनकर के उसकी तरफ देख के बोली, आप कहना क्या चाहते हैं वेद? आप अगर निशा कोई पंसद नहीं करते तो किसको पंसद करते हैं? वही अपनी माँ की बात सुनकर वेद उसकी तरफ देख के बोला, मैं पंसद नहीं बल्कि मैं अपनी चेरी से बचपन से प्यार करता हूँ। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ मेरी चेरी है, तो शादी भी चेरी से ही करूँगा, ना कि मिस निशा सिघानिया से। ये बोल के अपनी माँ से अपनी नज़र फेर लिया और राज जी को देख के बोला, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर आप ये बात आज नहीं करते तो मैं खुद ही आपसे ये बात करने वाला था। मैं श्री से शादी करना चाहता हूँ। वही उसकी बात सुनकर के राज जी और रमा जी खुश गए, तो वही बाकी लोग हैरान हो गए और हैरान से वेद को देखने लगे कि उन सभी को लगता था कि वेद श्री के बचपन के किए हरकत की वजह से उससे गुस्सा और नापसंद करता है, पर उन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि वेद अब भी श्री को पंसद बल्कि प्यार करता है। वही वेद की बहन उसको देखते हुए बोली, पर भाई आप श्री से कैसे प्यार कर सकते हैं जबकि आपने बचपन में उसकी हरकत देखी, कैसे उसने निशा को चोट पहुंचाने की कोशिश किया था, तभी आप उससे प्यार कैसे कर सकते हैं? ये बोल के वेद को नाराजगी से देखने लगी। तो वही उसकी बात सुन के मान्या जी भी बोली, हाँ वेद आप कैसे उससे प्यार कर सकते हैं जब आपको देखा था कि उसने बचपन में काया किया था, उसने निशा को जान से मारने की कोशिश किया था, तब भी आप श्री से प्यार करते हैं? ये बोल के वे भी उसको नाराजगी से देखने लगी और उसके दादा दादी को छोड़कर सबको उसको सभी को यही लगाया था कि इतना कुछ देखने के बाद भी वेद श्री से कैसे प्यार कर सकते हैं। वही वेद ने जब अपनी बहन और चाची की बात सुना तो उसकी आंखें सर्द हो गई और उसकी आंखों ने गुस्सा उतर आया कि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि श्री की बिना गलती के ये लोग उसको गलता बोल रहे हैं। उसने अपनी सर्द आवाज ने बोला, क्या आप सभी ने चेरी को निशा को चोट पहुंचाते देखा था? नहीं ना, तो आप सबको कैसे पता कि श्री ने ही निशा को जान से मारने की कोशिश किया था? ऐसा भी हो सकता है कि निशा झूठ बोला हो। तो वही उसकी बात पर जीवन जी बोला, पर निशा झूठ की बोले कि वे तो कितनी मासूम बच्ची है। वही अपनी पापा की बात सुन के वेद एक मजाक भर हंसी के साथ बोला, ये तो पूरी दुनिया आज जानती है कि मिस निशा कितनी मासूम है। आपकी यहाँ मासूम बच्ची की करतूत देख के पूरा दुनिया पता चल गया है। ये बोल के मजाक भरी मुस्कान के साथ अपने पापा को देखने लगा। वही उसकी बात सुनकर अब सबकी बोलती बंद हो गई। वेद आपने दादा दादी को देख के बोला, दादाजी आप कब हमारे शादी की बात करने रघुवंशी महल जाना है, मुझे बता दीजिए गया। और वही उसकी बात सुनकर राज जी खुशी से बोला, ठीक है हम कल ही चलते हैं आपकी और श्री बेटा जी के शादी की बात करने। जिसे सुन के वेद ने अपना सिरहाने हिला दिया और अपने ऑफिस जाने को बोल के अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आज वेद काफी खुश था कि जल्दी ही उसकी चेरी उसके पास होगी। ये सोच के उसके फेस से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपना फोन निकला और श्री को फोन लगा दिया। वही श्री जो कि अपने रूम में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसका फोन बज उठा। तो श्री ने देखा तो वेद का फोन आ रहा था। उसके फेस पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने फोन उठा के अपने कान के पास लेखाकरण बोली, हाँ वेदु बोलिए। तो वही वेद श्री के मुंह से इतने सालों बाद वेदु सुन के उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। 60 वेद की बात सुन के पार्थ हुआ हैरान। अब तक सूर्यवंशी परिवार को जब दिल की बात पता चली तो सब हैरान हो गए। अब आगे सुबह का वक्त, सिघानिया मिशन सभी हाल में बैठ थे, वही निशा भी बैठ थी। उसके फेस अभी भी सुजा हुआ था। तभी समर जी पार्थ की तरह देख के बोले, पार्थ आप पता पला कि ये सब किसने किया है प्रिंसेस के साथ? तो उनकी बात सुनकर पार्थ बोला, नहीं चाचू अभी तक नहीं पता चला है कि प्रिंसेस के साथ ये सब किसने किया है। ये बोल के एक गहरी सांस लिया और फिर कुछ अपने दादा और पापा की तरफ के बोला, दादाजी मैं चाहता हूँ कि निशा और वेद की शादी हो जाए, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि हम राजस्थान जाएंगे और निशा और वेद की शादी का डेट पक्की करने के लिए। वही उसकी बात सुनकर के निशा का सुजा हुआ मुंह खिल गया और वही सिघानिया परिवार सभी पार्थ की बात सुन के खुश हो गए। वही अमर जी और सत्यजीत जी कविता जी के भाव सख्त हो गए और सत्यजीत जी पार्थ को घूर के बोले, हमें पता है कि आप ये भूल गए हैं कि खुद की एक बहन भी है, पर हम नहीं भूले हैं और हमने बचपन में ही श्री का रिश्ता वेद की पक्की कर दिया है। तो वेद की शादी होगी पर हमारी पोती श्री से, ना कि अपनी बहन निशा से। उनकी बात सुनकर पार्थ और बल्किको के दादाजी को देखने लगे तो वही निशा का फेस काला पड़ गया। तो शीतल जी बोली, पर पापा ये कैसे हो सकता है? वेद श्री को पंसद नहीं करते हैं और बचपन की बात अलग थी, पर अब वे श्री को नहीं निशा को पंसद करते हैं। क्या हम सभी ने देखा है कि वेद निशा के प्यार से बात करते हैं? तो हम भी यही लगता है कि वेद निशा से ही शादी कर गए। और शीतल जी की बात सुनकर सभी सहमत थे और अमर जी को भी यही लग रहा था कि पिछले जन्म की तरफ वेद इस बार भी निशा को पंसद करता होगा, इसलिए वे चुपचाप सबकी बात सुन रहे थे।
वही शीतल जी की बात सुनकर सत्यजीत जी उनकी तरफ देख के बोले, शीतल बहू, आपको और तुम सबको बहुत यकीन है कि वेद निशा को पंसद करता है, तो एक काम कीजिए, आप अभी वेद को फोन करके कहत कि आप सब उनके और निशा की शादी पक्की करने राजस्थान आ रहे हैं। ये बोलते हुए उनके फेस पर मजाक भरी मुस्कान थी कि उनको तो कल ही राज जी ने वेद की फिलिक के और उसके श्री से शादी करने वाली बात बता दिया था, इसलिए तो उनको अपने इस परिवार पर हंसी आ रही थी कि ये लोग क्या ख्याली पुलाव पुकारते थे कि वेद निशा को पंसद करता है, इसलिए इनको वेद से बात करके बोला है। उसकी बात सुनकर पार्थ उनकी तरफ देख के बोला, ठीक है दादी, मैं वेद को फोन करता हूँ, फिर आपको भी पता चल जाएगा कि वेद सच में निशा को ही पंसद करता है। और उसने अपना फोन निकल के वेद को फोन कर दिया और स्पीकर कर दिया ताकि सब सुन सके। वहीं दूसरी तरफ वेद अपने केबिन में बैठ के फाइल को पढ़ रहा था, तभी उसका फोन बजा तो उसने देखा तो पार्थ का था, तो उसने फोन को उठा के बिना किसी भाव के हेलो बोल के चुप हो गया। और उसको फोन उठाते ही निशा तो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि वेद जरूर हाँ कहेगा, ये सोच के शर्माने लगी और उसकी पास ने बैठी पायल और नीली उसको इशारा से चिढ़ा रहे थे। वही पार्थ ने वेद की आवाज सुन के बोला, हेलो वेद, कैसे हो और घर सब कैसे है? वेद, मैं ठीक हूँ और घर पर सब ठीक है, ये बोल के शांत हो गया। तो पार्थ आगे बोला, वेद, हम सब राजस्थान आ रहे हैं तुम्हारे और निशा की शादी का पक्की करने। तो वही पार्थ की बात सुनकर के वेद का फेस सर्द हो गया और उसके फेस पर गुस्से भाव दिखने लगे। उसने अपने खतरनाक आवाज ने बोला, मिस्टर पार्थ सिघानिया, तुमसे किसने बोला कि मैं आपकी गोद लिए गई बहन से शादी करना चाहता हूँ? तुम भूल सकते हो पर मैं नहीं, मेरी जिंदगी ने एक ही लड़की मेरे लिए मायने रखती है, जिसको मैंने बचपन से मोहब्बत किया है और आज भी उसी से करता हूँ। मेरी पहली और आखिर मोहब्बत मेरी चेरी है और मेरी जिंदगी का हिस्सा मेरी चेरी ही बनेगी और मिसेज श्रीवेद सूर्यवंशी भी वही है और होगी, समझ आए तुमको? दोबारा से तुमने अपनी उस गोद ली गई बहन के साथ मेरा नाम जोड़ने की कोशिश किया तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे दोस्त हो। ये बोल के उसने फोन काट दिया। वही पार्थ हैरान से फोन को देख रहा था और वही सिघानिया परिवार ने सभी हैरान और परेशान फोन को देख रहे थे। वही अमरजी भी हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है कि वेद श्री को प्यार करता है, जबकि पिछले जन्म में उसने निशा से शादी कर रहा था, तो इस बार क्या हुआ है? तभी उनके दिमाग के एक बार किक हुआ कि कहीं वेद को भी श्री के रिबर्थ के बारे में पता तो नहीं ना, और उसको निशा की सच्चाई भी पता हो। और उसने मन में ये भी आया कि क्या श्री वेद को माफ कर देगी, और अगर ऐसा हुआ तो शायद उनको भी माफ कर दे। उन्होंने अपने मन में कहा, महादेव, इस बार मेरी बच्ची को उसके हिस्से का प्यार उसको दे दे और उसको जीवन खुशियों से भर दे। वही पार्थ अभी भी हैरानी से फोन को देख रहे कि सत्यजीत जी उसको देख के बोले, क्या हुआ बेटा, अब तुमको नहीं करनी निशा और वेद की शादी की बात? फिर हंसते हुए आगे बोले, वेद हमारी पोती से प्यार करता है और उसने ये बात अपने परिवार को बात दिया है और जल्दी ही शादी का डेट को निकलने को बोला है। वही उनकी बात सुनकर के और सब हैरान हो गए कि वेद ने अपने परिवार से अपने और श्री की शादी की बात पहले ही कर लिया है। वही निशा वेद की बात सुन के रोने लगी और वही पायल और मिली उसको शांत कर रहे थे। वेद की बात सुन के अब उन सभी का ये गलतफहमी भी दूर हो गई कि वे निशा को पंसद करता है, बल्कि उन सबको समझ में आ गया कि वेद में बचपन से प्यार श्री से किया है और आज भी करता है। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।